नमस्कार दोस्तों मेटाबॉलिक हेल्थ सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, फाइबर पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन को इनिशियल स्टेज में रोकने या इसको रिवर्स करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सारी मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का मुख्य कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने से पहले आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज और फाइबर पे बात करेंगे। उसके बाद फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु से बने होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नंबर वन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नंबर टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में दो टाइप होते हैं। नंबर वन मोनोसेकेराइड, नंबर टू डाइसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड के क्लासिफिकेशन है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। जो डाइसेकेराइड है उसमें सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इस क्लासिफिकेशन में जो सबसे आपको याद रखना है वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो सुक्रोज है वो डाइसेकेराइड है और जो स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है। बस इन चार को अभी अपने को डिटेल में पढ़ना है। जैसे मोनोसेकेराइड जो सिंगल मॉलिक्यूल से बनता है, डाइसेकेराइड मीन्स जो दो मॉलिक्यूल से बनता है, और पॉलीसेकेराइड मतलब कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में इकट्ठे होते हैं तब ये पॉलीसेकेराइड बनता है। ग्लूकोज ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म मेनली सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये एक बेसिक एनर्जी सोर्स है जिसको बॉडी की हर सेल यूज कर सकती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 किलो कैलोरी मिलती है। ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है मेनली रेगुलेट होती है इंसुलिन से। जब जब ग्लूकोज बढ़ता है ब्लड में तब तब इंसुलिन सीक्रेट होता है और ग्लूकोज को बाइंड करके सेल के अंदर पहुंचा देता है, जिससे ब्लड की जो ग्लूकोज की जो लेवल है वो मेंटेन रहती है। ग्लूकोज जितना भी ग्लूकोज रहता है ब्लड में वो एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है। जो ज़्यादा जो एक्सेस अमाउंट होता है ग्लूकोज का वो कन्वर्ट होता जाता है ग्लाइकोजन में और फैट में। जो ग्लाइकोजन है वो लीवर में स्टोर होता जाता है। जो फैट है वो सबक्यूटेनियस और विसरल में डिपॉजिट हो जाता है। सुक्रोज सुक्रोज बेसिकली दो मोनोसेकेराइड से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आमतौर पे हम जो शुगर यूज़ करते हैं वह सुक्रोज ही होता है। उसमें 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज होता है। स्टार्च स्टार्च बेसिकली पॉलीसेकेराइड है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अल्फा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिनको कि हमारे जो बॉडी एंजाइम है आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बस डिफरेंस इतना है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उससे ब्लड ग्लूकोज कुछ सेकंड में बढ़ जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जो ब्लड ग्लूकोज है वो कुछ मिनटों में या आवर्स में बढ़ता है। स्टार्च स्टार्च दो टाइप के होते हैं। नंबर वन एमाइलोज, नंबर टू एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज है वो स्ट्रेट चेन, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। जो एमाइलोपेक्टिन है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रांच में जुड़े होते हैं। एमाइलोज के कंपैरिजन में एमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च होता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। ब्रेड, पोटैटो मतलब आलू, उसमें एमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होता है और जो पल्सेस या लेग्यूम्स होते हैं उसमें एमाइलोज ज़्यादा होता है। मतलब एमाइलोपेक्टिन के डाइजेशन से जो ग्लूकोज बनता है वो ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू एमाइलोज। ये स्टार्च का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ग्लूकोज से भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फ्रक्टोज फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। फ्रक्टोज का जो टेस्ट होता है सबसे मीठा होता है। जितने भी प्रोसेस फूड, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होती हैं उसमें फ्रक्टोज यूज़ होता है। फ्रक्टोज की जो मेटाबॉलिज्म है मेनली लिवर में होती है, इसलिए लिवर ही एक ऑर्गन है उसको हैंडल कर सकता है। अगर ज़्यादा फ्रक्टोज खाने में होगा तो लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा जिससे कि फैटी लिवर डेवलप होगा और जो कि मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन का कारण है। फ्रक्टोज की जो मुख्य सोर्स है वह शुगर, जिसमें कि 50% ग्लूकोज 50% फ्रक्टोज होता है। इसके अन्य जो सोर्स हैं वह जैगरी मतलब गुड़, शहद, फ्रूट्स, जूस, प्रोसेस फूड, ये इसके मुख्य सोर्स हैं।
जो फ्रक्टोज का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली फैट होता है। अगर ज़्यादा फ्रक्टोज रह गया आपके खाने में तो फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। जो आजकल नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जो डेवलप हो रहा है वो उसका जो मेन कारण होता है वो फ्रक्टोज ही होता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर का मतलब ये है कि उन लोगों में फैटी लिवर जो अल्कोहल नहीं पीते उनमें भी फैटी लिवर देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के शरीर में बहुत हानिकारक प्रभाव है, जैसे कि फैटी लिवर, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे यूरिक एसिड के जो साइड इफेक्ट हैं बॉडी में वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। फ्रक्टोज के कारण जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन है शरीर में उसमें कमी आती है, जिससे कि हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। जो आपका ब्लड है वो बेसिकली क्लोज सिस्टम है, मतलब उसमें ना बाहर से कोई एलर्जन या वेस्ट प्रोडक्ट आ सकता है, ना कि इंटेस्टाइन के अंदर से कोई ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट या एलर्जन ना आ सकता। जो इंटेस्टाइन होती है उसमें 3 मैकेनिज्म होती है इस वेस्ट प्रोडक्ट और एलर्जन को रोकने के लिए, ताकि वो ब्लड में मिक्सिंग ना हो। नंबर 1 म्यूसिन लेयर, नंबर 2 क्रॉस ब्रिजेस इन एपिथेलियम, नंबर 3 इम्यूनोलॉजिकल बैरियर। जो म्यूसिन लेयर है वो पूरी इंटेस्टाइन में एक थिक लेयर रहती है, जिससे कि वो सारे एलर्जन और वेस्ट प्रोडक्ट को रोक देती है। जो क्रॉस ब्रिजेस होती हैं एपिथेलियम में, अगर डाइट में ज़्यादा फ्रक्टोज है तो ये क्रॉस ब्रिजेस को वो लूज कर देती हैं, जिससे कि बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट और एलर्जन है वो ब्लड में जाने लगते हैं। यही मुख्य कारण होता है लीकी गट का। नंबर तीसरी जो बैरियर है वो इम्यूनोलॉजिकल बैरियर है। आज की डेट में जो ऑटोइम्यून डिसीज इतनी संख्या में बढ़ रही है उसका एक मुख्य कारण लीकी गट भी है। इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे फ्रक्टोज पे, बट आज आप इतना याद रखें कि फ्रक्टोज जो है मोनोसेकेराइड है। जो शुगर है उसमें 50% फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज मुख्य कारण होता है फैटी लिवर का। फाइबर, फाइबर भी पॉलीसेकेराइड में आते हैं। इसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये बेसिकली खाना होता है आपके गट के जो बैक्टीरिया, और ये आपकी डाइजेशन प्रोसेस, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा डिले कर देता है, जिससे कि जो ब्लड की जो स्पाइक्स देखने को मिलते हैं वो थोड़ा डिले हो जाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल फाइबर हैं वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए होते हैं। जो वाटर इनसोल्यूबल फाइबर हैं वो आपके स्टूल में बल्क प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए गट हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गट में बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत से न्यूरो ट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पर के इंपॉर्टेंट रोल है, नंबर 1 डाइजेशन प्रोसेस, नंबर 2 मेटाबॉलिक हेल्थ, नंबर 3 ब्लड ग्लूकोज के स्पाइक को रोकना, नंबर 4 इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहती है। गट हेल्थ सही करने के लिए डाइट में फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइबर नहीं रहेंगे तो जो आपके गट में जो बैक्टीरिया हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, वो फिर म्यूसिन लेयर को खाने लगते हैं, जो कि आपकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है लीकी गट को रोकने के लिए। जितने भी नेचुरल फूड है, जितने भी नेचुरल खाना है वो फाइबर के साथ ही आता है, बट जो फूड इंडस्ट्रीज जो प्रोसेसिंग है उससे फाइबर को अलग कर दिया जाता है। तो एग्जांपल, गेहूं से फाइबर अलग करके मैदा बना देते हैं, फ्रूट से सारे फाइबर अलग करके जूस बना देते हैं, और भी बहुत से एग्जांपल हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। ब्लड ग्लूकोज, नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज की जो रेंज होती है बॉडी में 80 टू 100 होती है। ये बहुत टाइट रेंज होती है जिसको कि बॉडी हमेशा मेंटेन करके चलती है। अगर बॉडी में अगर इससे ऊपर ग्लूकोज बढ़ेगा तो हानिकारक प्रभाव रहते हैं, इसलिए बॉडी इसको मेंटेन करके चलती है। मतलब 80 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें पूरे बॉडी में, तो बॉडी में अगर ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड है तो ये रेंज 4 टू 5 ग्राम आती है। मतलब एक चम्मच, एक टाइम पे एक चम्मच शक्कर आपके ब्लड में रहेगी। HbA1c, ये एक लॉन्ग टर्म मार्कर है ब्लड ग्लूकोज का, मतलब कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और एक आरबीसी की जो लाइफ लाइन होती है वो लगभग 3 मंथ होती है। तो ये एक ऑन एन एवरेज 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज बताता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 5.6 से कम है तो वो नॉर्मल रेंज है। अगर 5.6 से ज़्यादा है, 5.6 टू 6.4
प्री डायबिटीज़ में आता है, और 6.5 या 6.5 से ज़्यादा में डायबिटीज़ के रेंज में आता है। ब्लड ग्लूकोज 4 से 5 ग्राम मतलब कि 80 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में रहता है, और इस रेंज को मेंटेन करने के लिए बॉडी हर संभव प्रयास करती है। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तब तक इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। आप जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार ब्लड में इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डालता जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एवं ग्लाइसेमिक लोड, ये दो टर्म आपको याद रखना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फूड को खाने से कितनी तेजी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी में किसी पर्टिकुलर फूड को खाने से आपके ब्लड ग्लूकोज में क्या प्रभाव आता है। तो ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप कुछ भी खाना खाएं, उस फूड का आपको ग्लाइसेमिक लोड, उसका एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए। तो जिन फूड का ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम होता है वो लो ग्लाइसेमिक लोड फूड में आते हैं। जिन फूड का ग्लाइसेमिक लोड 10 से 20 के बीच में होता है वो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में आते हैं, और जिन फूड का ग्लाइसेमिक लोड 20 से ऊपर होता है वो हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड कहलाते हैं। तो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड है उससे आपका ब्लड ग्लूकोज में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमेशा लो ग्लाइसेमिक और मीडियम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड को प्रेफर करना चाहिए। जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है मतलब ग्लूकोज ज़्यादा है, मतलब उसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, उससे इंसुलिन सीक्रेट ज़्यादा होगा। इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेशन होगा तो आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में या बार बार इंसुलिन सीक्रेट होगा बॉडी में, तो इंसुलिन बार बार ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डालता है। ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब सेल इस अपटेक को मना कर देती है। इसी पॉइंट को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन का जो मुख्य कार्य है वो सही से नहीं कर पाना। इंसुलिन का मुख्य कार्य है ब्लड ग्लूकोज को कम करना, मतलब ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना, ये मुख्य कार्य है। अगर इस कार्य में कोई दिक्कत आती है तो इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके मुख्य 4 कारण हैं। नंबर 1, इंसुलिन का बार बार सीक्रेशन या इंसुलिन का ज़्यादा सीक्रेशन। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। नंबर 3, जेनेटिक। नंबर 4, इडियोपैथिक या एज। पहला कारण था ओवर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। दोस्तों रेजिस्टेंट सबका ही मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टिमुलस बार बार दिया जाए तो उस स्टिमुलस के प्रति रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है। कोई भी स्टिमुलस आप बहुत समय तक देंगे तो उस स्टिमुलस के प्रति उसमें रेजिस्टेंट आ जाता है, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा स्टिमुलस देना पड़ता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो स्टिमुलस से काम करना बंद कर देते हैं, उसी स्टेज को रेजिस्टेंट बोलते हैं। दूसरा कारण है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। दोस्तों ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, मतलब वहीं पर ग्लूकोज से एटीपी मतलब एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिस्फंक्शन है तो जो सेल का ग्लूकोज अपटेक है वो कम हो जाएगा, मतलब सेल ग्लूकोज को अपटेक करने से मना कर देती है। कोरियल डिस्फंक्शन के भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि एज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और टॉक्सिन। ये 2 मुख्य कारण आपको याद रखने हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। नंबर 1 ओवर सीक्रेशन, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। तभी जब हम बात करेंगे डायबिटीज़ रिवर्सल की या डायबिटीज़ को कैसे ठीक किया जाए, तब आप इस पे ध्यान दें। इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम जब एक-एक डिसीज़ कवर करेंगे तब समझेंगे, बस अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से कौन-कौन सी बीमारियाँ संबंधित हैं। संबंधित जो बीमारियाँ हैं वो प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिस्लिपिडीमिया, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता, ओबेसिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म, कैंसर, माइग्रेन, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, बट जो मुख्य बीमारियां एसोसिएटेड हैं वो यही हैं। अगर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा तो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए शरीर और इंसुलिन बनाएगा, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। तो जो उसका मुख्य कार्य अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इंसुलिन के जो बाकी कार्य हैं वो और बॉडी में चलते रहेंगे। अगर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा तो बॉडी ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन को प्रोडक्शन करती है, तो पेनक्रियास को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को कैसे भी करके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना होता है। ग्लूकोज को कम करने के अलावा जो इंसुलिन के अन्य कार्य हैं वो हैं, जो ग्लूकोज से फैट बनने की जो प्रोसेस है वो और बढ़ जाती है। नंबर 2 ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब जो लिवर में एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज से वो
ग्लाइकोजन के टर्म में जो होती है, तो ये प्रोसेस भी बढ़ जाती है। स्मूथ मसल्स प्रोलिफरेशन या ग्लैंडुलर हाइपरट्रोफी, तो जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें हाइपरट्रोफी होनी चालू हो जाती है, या बॉडी में और भी कहीं जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनमें हाइपरट्रोफी चालू हो जाती है। इसी प्रोसेस के कारण से कैंथोसिस निग्रिकेंस देखने को मिलती है, मतलब कि स्किन टैग बन जाते हैं, खासतौर से नेक के पीछे एक्सिलरी रीजन में। जिस व्यक्ति में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये आमतौर पर उन्हीं को देखने को मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने से फैट डिपोजिशन ज़्यादा होना, और ग्लैंडुलर हाइपरट्रोफी या स्मूथ मसल्स हाइपरट्रोफी होना, ये तो सबसे बड़े साइड इफेक्ट होते हैं इंसुलिन से। तो स्टेज में एक साइकिल बन जाती है, जैसे आप खाना खाएंगे ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, उसका रिस्पॉन्स में इंसुलिन ज़्यादा बनेगा। ब्लड ग्लूकोज रेजिस्टेंट होने के कारण से ब्लड ग्लूकोज पूरा कम नहीं हो पाता है, तो वो फैट में कन्वर्ट होता जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज कम होता है। फिर आपको लो एनर्जी फील होती है, फिर आप खाना खाते हैं, बार बार भूख लगती है, और ये साइकिल चलती रहती है। नॉर्मली इंसुलिन को कम करने में और ब्लड ग्लूकोज को कम करने में, अगर आपने कुछ खाना खाया तो उसको ब्लड ग्लूकोज को कम करना है तो नॉर्मली 2 घंटे से कम का समय लगता है। कोई व्यक्ति सेंसिटिव है तो वो समय और कम हो सकता है, कोई व्यक्ति इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो समय और ज़्यादा लग सकता है। अगर ये समय ज़्यादा है तो इंसुलिन ब्लड में ज़्यादा देर तक रहेगा, मतलब ज़्यादा देर तक एनाबॉलिक प्रोसेस चलेगी, मतलब फैट डिपोजिशन चलेगा। और अगर वो बार बार खाना खाएगा, हर 2 घंटे 3 घंटे में खाना खाएगा, तो ये इंसुलिन की मात्रा कभी ब्लड में कमी नहीं होगी, तो इससे बॉडी में फैट डिपोजिशन और बढ़ता जाएगा। ये डायग्राम हमेशा आप याद रखें, ये ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन की क्वांटिटी इसको दर्शाता है। मान लो आज आप इतना ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी इतना इंसुलिन बना रही है, ये 5 साल बाद हो सकता है आपका ये ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए आपको इतना इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। 10 साल बाद आपको हो सकता है इतना इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। मतलब बॉडी हर संभव प्रयास करती है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। इनिशियली इसी लेवल इंसुलिन के इसी लेवल पर ब्लड ग्लूकोज मेंटेन हो जाता था, फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा बनाने लगती है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि यहाँ से ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं हो पाता है, या फिर हो सकता है कि पेंक्रियास पे ज़्यादा बर्डन होने के कारण से इंसुलिन सिक्रेशन ही कम कर दे। तो इसी स्टेज के बाद आपको डायबिटीज़ डेवलप होता है, या अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डेवलप होती है। टाइम ड्यूरेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में 10 साल लग जाते हैं, किसी में 5 साल से कम लगते हैं। जो हम डिसीज़ पकड़ते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है, मतलब कि अगर हम उसको यहीं पर देख लेते तो इतना साल पहले हम उसको रोक सकते थे। हमने उसको देखा जब इंसुलिन सिक्रेशन यहाँ से आगे नहीं बढ़ा, या फिर पेंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन बंद कम हो जाए। तो नॉर्मल स्टेज और डिसीज़ को डेवलप होने में बहुत साल लगते हैं, और जो डिसीज़ के मार्कर हैं जो आज की डेट पे है वो हमको डिसीज़ के बारे में बताते हैं, मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं तब हमको पता चलता है। ऐसे बहुत से मार्कर हैं जो हम बीच में उनको देख लें, ताकि डिसीज़ डेवलप ना होने दें और उसको नॉर्मल स्टेज में पहुंचा सकें। इंसुलिन के अलावा बहुत से मार्कर हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको क्रोनिक डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अन्य जो बीमारी पर बात की उनको कम करना है या इनिशियल स्टेज में रोकना है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको इंसुलिन के जो कारण थे उन पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इसको कम करने के लिए ऐसा खाना खाना है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कम हो। कार्बोहाइड्रेट कम कम होगा तो ग्लूकोज कम रहेगा, ग्लूकोज कम रहेगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम रहेगा। तो ऐसे फूड को यूज़ करना जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो। दूसरा कारण था बार बार इंसुलिन सिक्रेशन, मतलब अगर आप खाना खाना बार बार खाओगे तो इंसुलिन बार बार सीक्रेट होगा। इसको कम करने के लिए आपको खाने की फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। फास्टिंग करें तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम होगा। तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को कम करने के लिए आपको नई माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। नई माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप तब होगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो नई माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होगी और सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे सेल का जो ग्लूकोज अपटेक है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अभी आपको एक रफ आइडिया बताया, आगे हम जब डिसीज़ पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको समराइज़ करें तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को समझा। इसमें 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, नंबर 1 मोनोसेकेराइड, नंबर 2 पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज पढ़ा। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च को देखा।
ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो बेसिक एनर्जी सोर्स है जिसको बॉडी की हर सेल यूज़ कर सकती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 80 टू 100 होती है और इसी को मेंटेन करने के लिए बॉडी हर संभव प्रयास करती है। इसको मेंटेन करने के लिए जो बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका नाम है इंसुलिन, जो कि पेंक्रियास से सीक्रेट होता है। शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो कि 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। HbA1c ये ब्लड ग्लूकोज का मार्कर है जो कि हमको 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज बताता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 5.7 से कम होनी चाहिए। 5.7 से 6.4 की डायबिटिक रेंज होती है। 6.4 से अगर ऊपर है तो ये डायबिटीज़ कहलाता है। फिर हमने फ्रक्टोज देखा। फ्रक्टोज जो है बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट को देखा। फिर हमने लीकी गट पर बात की। जो गट है उसमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, उसमें नंबर 1 म्यूसिन लेयर, नंबर 2 कोस ब्रिजेस, नंबर 3 इम्यूनोलॉजिकल बैरियर। अगर इन बैरियर में कोई दिक्कत हो जाती है तो इससे लीकी गट सिंड्रोम होता है जो कि ऑटोइम्यून डिसीज का मुख्य कारण होता है। हमने स्टार्च पर बात की। स्टार्च दो टाइप के होते हैं, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोपेक्टिन है वो ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि उससे ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है। फिर हमने फाइबर पर बात की। फाइबर दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल फाइबर है वो आपके गट बैक्टीरिया जो है उनके लिए खाना होता है, और जो वाटर इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं वो आपके स्टूल में बल्क प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड पर बात की। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझा। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या कारण है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको बॉडी की मेटाबॉलिज्म समझ पे आएगी, तभी आप किसी क्रोनिक डिसीज जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन को इनिशियल स्टेज में रोक सकते हैं या इसको रिवर्स कर सकते हैं। इन वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो सीरीज़ में है, अगर आपने कोई पार्ट स्किप किया तो आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। ये लेक्चर 3 था। अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें, तभी आपको लेक्चर 3 और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। आगे हम प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल को समझेंगे। उसके बाद फिर हम डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की बात करेंगे।